तो हेडिंग डालते हैं बेटा, दैट इज केमिकल बॉन्डिंग। सबसे पहले यहाँ पर समझने वाले हैं केमिकल बॉन्डिंग के अंदर में सबसे पहले मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँगा बॉन्ड। ठीक है बेटा, अगर बॉन्ड बोलें इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं दैट इज बंध। अब आपको क्या करना है, बॉन्ड का मतलब बंध नहीं है जो हम लोग रस्सी टाइप का बंधा हुआ, भाई ना, नहीं, कुछ अलग तरीके से होता है। देखो समझाते हैं कैसे। बेटा मैं क्या करूंगा, अगर मैं दो एटम के बीच में बॉन्ड बना रहा हूं ना, इसका मीनिंग ये है कि मैं यहां पर दो एटम कंसीडर कर रहा हूं, एक एटम ए है और एक एटम बी है। जब आपस में एक दूसरे से जोड़ देते हैं तो इसको हम एक स्ट्रेट लाइन द्वारा शो करते हैं, जिसको हम बोलते हैं कि ये हमारा बॉन्ड है। ठीक है ना। अब ये बॉन्ड कैसे होता है वो मैं समझाता हूं। तो देखो, अगर एटम ये होगा तो मुझे पता है कि एटम का न्यूक्लियस होगा और इसके कुछ इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। मैं कंसीडर कर रहा हूं उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1। अगर एक इलेक्ट्रॉन से बेटा तो दूसरा बी एटम भी लेके आता हूं यहां पास, तो मैंने ऐसे किया और एटम बी बना दिया, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, मैंने बोल दिया एटम ए है, एटम बी है। अब मैं क्या करूंगा, ऐसे बोल रहा हूं कि एटम ए और एटम बी ना एक दूसरे से बहुत दूर दूर है। बहुत दूर दूर है बेटा, इतना दूर दूर, बहुत ही दूर दूर है। कितना दूर है हमको पता नहीं है, लेकिन पास नहीं है इतना जरूर पता है। तो अब मैं क्या करने वाला हूँगा कि जब एटम ना बी से, एटम ए एटम बी से बहुत दूर दूर होता है तो इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन को ना अट्रैक्ट करना शुरू करता है। मतलब वो अट्रैक्शन, ऐसे बोल सकते हैं कि ए का जो इलेक्ट्रॉन है ए के न्यूक्लियस के साथ अट्रैक्शन फोर्स में। सिमिलरली हम लोग को पता है कि अगर ये बी एटम होगा तो बी का न्यूक्लियस इसके साथ अट्रैक्शन फोर्स में होगा कि नहीं, पक्का होगा ना बेटा। अब मैं क्या करने वाला हूं, इन दोनों एटम को ना अब धीरे धीरे क्लोज लेके आऊंगा। अगर मैं धीरे धीरे क्लोज लेके आऊं, देखो क्या बन जाएगा, मैं ऐसे लेके आऊंगा तो यहां पास एटम, यहां पास दूसरा एटम क्या है बेटा, बी, इसका इलेक्ट्रॉन यहां पास है, इसका इलेक्ट्रॉन यहां पास है। जैसे अभी मैंने बताया कि एटम ए का इलेक्ट्रॉन एटम ए का इलेक्ट्रॉन एटम ए के न्यूक्लियस के साथ में अट्रैक्शन फोर्स में था। सही बात है ना बेटा। चाहो तो आप इसे ए का इलेक्ट्रॉन्स बोल दो और इसको मैं बी का इलेक्ट्रॉन बोल देता हूं, इसको भी हम ए का इलेक्ट्रॉन बोल दें, इसको बी का इलेक्ट्रॉन बोल दें। अब बताओ बेटा, इसी तरह से इतना आपको बताया कि बी का न्यूक्लियस बी के इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, इसलिए मैं ऐसे फोर्स बना दिया हूं। अब मुझे बताओ, जैसे हम क्लोज लेके आते हैं ना तो ये नेगेटिव चार्ज है का बेटा इलेक्ट्रॉन्स, और अगर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है तो किधर अट्रैक्ट हो सकता है, ये पॉजिटिव के साइड में। क्या इसका पॉजिटिव इधर दिखाई दे रहा है कि नहीं? अच्छा, सिमिलरली ये इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव दिखाई देगा नहीं? अगर इधर दिखाई दे रहा होगा तो बताओ ये इलेक्ट्रॉन इधर अट्रैक्ट हो सकता है कि नहीं, और ये इलेक्ट्रॉन इधर अट्रैक्ट हो सकता है कि नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि जब एटम को हम पास लेके आते हैं ना तो एटम ए का इलेक्ट्रॉन बी के न्यूक्लियस के द्वारा अट्रैक्ट होना स्टार्ट कर देता है, और सिमिलरली एटम बी का इलेक्ट्रॉन ए के न्यूक्लियस के द्वारा अट्रैक्ट होना स्टार्ट हो जाता है। अगर ऐसा हुआ तो बताओ, सबसे पहली बात इनकी ना साइज बिगड़ जाता है। क्या बेटा? साइज। कैसे? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, तो एटम जो पहले स्फेरिकल बोला करते थे वो थोड़ा सा डिस्टॉर्टेड हो जाएगा, बिगड़ जाएगा, कहीं ना अहिना। तो देखो अहिना बना है और ये कुछ इस तरह से बन गया। ठीक है बेटा, एग्जैक्ट नहीं पर मैं समझाता हूं, कुछ इस तरह से बन गया ऐसे। सिमिलरली बी का भी इससे थोड़ा सा बिगड़ जाएगा बेटा, थोड़ा सा बना लो, अहिना अहिना अहिना। ओके, ज़्यादा बड़ा हो गया क्या? कोई बात नहीं है, तो इसको हम ऐसे बना लेते हैं। तो यहाँ पास न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ। क्यों हुआ बेटा? क्योंकि ये इधर अट्रैक्ट होना शुरू हो गया था और ये इधर अट्रैक्ट होना शुरू हो गया था। और ये बात ना मैं तुम लोग को कहाँ पास बता के रखा था, एटॉमिक रेडियाई के अंदर में, कि जब एक एटम दूसरे एटम के कांटेक्ट में आता है तो एटम का साइज बिगड़ जाता है। यही बताते ना बेटा। क्यों बिगड़ता है आज पता चल चुका है, क्योंकि बी का जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ए के द्वारा और ए का जो इलेक्ट्रॉन्स है वो बी के द्वारा अट्रैक्ट होना शुरू हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि ए एटम और बी एटम को जब क्लोज लाया जाता है तो दोनों के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स डेवलप हो जाता है, जिसको मैं आकर्षण बल बोलना पसंद करूंगा, लेकिन इंग्लिश में लिख रहा हूं दैट इज अट्रैक्शन फोर्स। ठीक है बेटा। इसी अट्रैक्शन फोर्स को ना हम लोग आजकल बोलना शुरू कर देते हैं बॉन्ड। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ व्हाट इज द मीन ऑफ बॉन्ड, मतलब बॉन्ड का क्या अर्थ है, तो आप सिंपल बता देना कि किन्हीं दो एटम के बीच में लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स को बॉन्ड कहते हैं। अच्छा, क्वेश्चंस आता है, अभी आपने बॉन्ड बताया, क्या सभी बॉन्ड केमिकल बॉन्ड हो सकते हैं क्या? अभी देखो मैंने बॉन्ड बताया पर केमिकल बॉन्ड नहीं बताया भाई। अभी हम केमिकल बॉन्ड पढ़ने वाले होंगे, इतना क्लियर हो गया?
बहुत अच्छी बात है, आगे चलते हैं बेटा। अब एक काम और समझते हैं कि हम क्या सब बॉन्ड को केमिकल बॉन्ड बोल सकते हैं। तो यहां पर क्वेश्चन आएगा कि क्या सभी अट्रैक्शन फोर्स, यहां पर लिखो सभी अट्रैक्शन फोर्स बॉन्ड होते हैं, अट्रैक्शन फोर्स बॉन्ड होते हैं, तो लिख लो बॉन्ड होते हैं। तो इसका आंसर आएगा बेटा दैट इज नो। मतलब सभी अट्रैक्शन फोर्स को हम बॉन्ड नहीं, सभी अट्रैक्शन फोर्स को, फोर्स नहीं केमिकल बॉन्ड लिखना है यहाँ पर केमिकल बॉन्ड लिख देते हैं। क्या हम अट्रैक्शन फोर्स को केमिकल बॉन्ड बोलते हैं? बॉन्ड बोलते हैं सही है, लेकिन केमिकल बॉन्ड बोलते हैं बहुत गलत है। तो क्या आंसर आएगा बेटा? नो। मतलब अट्रैक्शन फोर्स को हम बॉन्ड जरूर बोल सकते हैं, लेकिन केमिकल बॉन्ड नहीं बोला जा सकता। तो केमिकल बॉन्ड किसको बोलते हैं? तो अभी हम कैटेगराइज करते हैं, देखो कैसे। तो सबसे पहली बात ये मैंने बोला कि जब यहां पर दूसरा समझाते हैं कि ये एटम ए था और एटम बी था, जब दोनों को हमने क्लोज लेके आया तो दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स डेवलप हो गया, जिसको हम लोग क्या बोले हैं बेटा? बॉन्ड। और उसको हम लोग कैसे शो करते हैं? स्ट्रेट लाइन द्वारा ऐसे। तो ये हमारा बॉन्ड है। अब क्या करूंगा, अगर ये एटम बी के साथ जुड़ा हुआ है तो अगर मैं इसे क्या करूं, सेपरेट करने की कोशिश करूं, मतलब अलग अलग करने की कोशिश करूं, तो बताओ मुझे एनर्जी लगेगा कि नहीं? मतलब इस बॉन्ड को अगर मैं ब्रेक करना चाहूं ना तो मुझे क्या लगेगा? एनर्जी। और किसी भी बॉन्ड के ब्रेक करने के लिए, किसी भी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, जिस एनर्जी की जरूरत होती है, जितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, उसे हम लोग नाम दे देते हैं क्या? बॉन्ड एनर्जी। अब बोलोगे आप ये क्यों पढ़ा रहे हो? क्योंकि बॉन्ड एनर्जी के बेस पर ही हम लोग डिफाइन कर पाएंगे केमिकल बॉन्ड किसको बोलते हैं। पहले कॉपी करो, फिर ये डेफिनेशन लिखने वाले हैं बॉन्ड एनर्जी किसको है। किलो जूल पर मोल इसका यूनिट बेटा, तो बॉन्ड एनर्जी का यूनिट अभी डेफिनेशन लिखवा चुका हूं और हो जाएगा बेटा किलो जूल पर मोल। ये लिख लो, इसको रफ करते हैं और आगे चलते हैं भाई। चलो, तो मैंने बॉन्ड एनर्जी बता दिया बेटा। अभी आपको समझना कैसे। मेरे बच्चों, मैं क्या करने वाला हूं, यहां पर कुछ बॉन्ड लिखता हूं और इस बॉन्ड को ना मैं ऐसे बोल रहा हूं कि कुछ ऐसे बॉन्ड एनर्जी हैं, मतलब कि ऐसे बॉन्ड हैं जिसको ब्रेक करने के लिए, समझना बेटा क्या करूंगा कि एक ऐसा बॉन्ड है या अट्रैक्शन फोर्स है जिसका ना बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू, मतलब उस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए मुझे कितनी एनर्जी की जरूरत पड़ती है? वो पड़ती है बेटा 8 किलो जूल, मतलब इससे कम, तो 8 किलो जूल पर मोल। ठीक है, यहां पर लिखो 8 किलो जूल पर मोल। अगर किसी भी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए ना मुझे किससे 8 किलो जूल पर मोल से कम एनर्जी की जरूरत पड़ती है, उस बॉन्ड को हम लोग बोलते हैं बेटा वैंडर वॉल अट्रैक्शन फोर्स। तो यहां पर लिख लो दैट इज वैंडर वॉल अट्रैक्शन फोर्स। ओके भाई, ये वैंडर वॉल अट्रैक्शन फोर्स, इसको हिंदी में बोला जाता है बेटा वंडर वॉल अट्रैक्शन बल, आकर्षण बल। ठीक है, अच्छा, तो आपको ऐसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वंडर वॉल अट्रैक्शन फोर्स किसे बोलते हैं, तो आप सिंपल बता देना कि वह अट्रैक्शन फोर्स जिसे ब्रेक करने के लिए मुझे 8 किलो जूल से कम एनर्जी की आवश्यकता होती है, उसे हम लोग क्या बोल देते हैं? अच्छा, दूसरी बात, अगर मैं ऐसा बोलूं कि एक अट्रैक्शन फोर्स या एक ऐसा बॉन्ड है जिसको ब्रेक करने के लिए मुझे 8 किलो जूल पर मोल से लेकर के मुझे 42 किलो जूल पर मोल एनर्जी की आवश्यकता हो, तो उस बॉन्ड को हम लोग नाम दे देते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या बेटा? क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि हाइड्रोजन बॉन्ड किसे बोलते हैं, तो आप सिंपल बता देना कि जिस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए मुझे इतना से इतना एनर्जी की आवश्यकता होती है, उसे हम लोग फलाना बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलो बेटा। एक और है कि अगर ऐसा कोई भी बॉन्ड जिसको ब्रेक करने के लिए मुझे 42 किलो जूल पर मोल से ज्यादा की एनर्जी जरूरत पड़े, दैट मीन्स उसकी बॉन्ड एनर्जी की वैल्यू कितना होगा बेटा? 42 किलो जूल पर मोल से ज्यादा। अगर इतनी एनर्जी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाए ना तो इस एनर्जी को हम लोग बोलते हैं केमिकल बॉन्ड। क्या बोलते हैं? केमिकल बॉन्ड। और अच्छी बात यह है कि यही हमारा सिलेबस के अंदर में ये हमारा टॉपिक्स भी है। तो आज मैंने आपको बता दिया कि केमिकल बॉन्ड किसको है, लेकिन हम पढ़ेंगे सबको, लेकिन ज़्यादा डिस्कस किसके बारे में करेंगे? केमिकल बॉन्ड के बारे में। जोरक्स करो। और क्या पढ़ना है तो इसको मैं रफ कर लेता हूं भाई। चलो,
तो अब हेडिंग डालने वाले हैं बेटा केमिकल बॉन्ड। अब केमिकल बॉन्डिंग डाला हुआ है तो हम पढ़ते हैं सबसे पहले केमिकल बॉन्ड। तो हेडिंग डालो केमिकल बॉन्ड, रासायनिक बंध। रासायनिक आबंध या बंध जो ही बोलते होंगे, हम इंग्लिश में बोलेंगे बेटा, हमको हिंदी थोड़े ना आता ज़्यादा, तुम लोग भी ज़्यादा हिंदी नहीं आता। स्नेहा चश्मा कहाँ गई बेटा, रखी है? नहीं तो ठीक है, तेरी इच्छा, पढ़ना ज़्यादा पहन सकती है, ना तो ना पहनो तब ठीक है, पढ़ना बस है। चले तो देखो केमिकल बॉन्ड क्या बोलते हैं बेटा, कि सबसे पहली बात ये, इस केमिकल बॉन्ड को हम 3 टाइप में कैटेगराइज्ड करेंगे और इसको 1 बाय 1 डिस्कस भी करने वाले होंगे। सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हम बोलते हैं बेटा आयनिक बॉन्ड। ठीक है, पहला पॉइंट में हम लोग डिस्कस करने वाले होंगे, दैट इज आयनिक बॉन्ड। दूसरा होता है जिसको हम बड़े प्यार से पढ़ना पसंद करेंगे, कोवैलेंट बॉन्ड। और तीसरे वाले को हम लोग बोलेंगे दैट इज कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। ठीक है, ये हमने लिखा कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। इस कोऑर्डिनेशन बॉन्ड को कुछ पब्लिक्स ना कोवैलेंट बॉन्ड के अंडर कंसीडर करते हैं। इस बात भी सही है, बाकी सीखा जाएगा। अच्छी बात ये है कि अपने को इस क्लास के अंदर में ये पढ़ना है और ये पढ़ना है। तीसरे वाले का डिस्कशन क्लास 12th का टॉपिक्स है। ओके, बस जानेंगे बट थोड़ा बहुत, बस ज़्यादा नहीं, ज़्यादा डिटेल क्लास 12th के अंदर में। सब यहीं पढ़ लेंगे तो वहाँ क्या पढ़ेंगे, वो भी तो ज़रूरी है 12वीं पढ़ना। सब यहाँ ज़्यादा नॉलेज ना हो जाएगा, फिर हमारे बाल जो अच्छे दिख रहे हैं वो करने लेंगे, ऐसे हो जाएंगे। तो बेटा चलो सबसे पहले हेडिंग डालते हैं, दैट इज आयनिक बॉन्ड। तो हेडिंग डालो आयनिक बॉन्ड। और आयनिक बॉन्ड को पहले समझ लेते हैं बेटा, एकदम ध्यान से समझना क्या करने वाले हैं। सबसे पहली बात ये, आयनिक से नाम से पता चल रहा होगा, यहाँ से पकड़ो बेटा आयन प्लस यहाँ पर का अलग लो बॉन्ड। मतलब अगर कभी भी ना आयंस के बीच में जो बॉन्ड बनेगा उसको हम लोग क्या दे देंगे, आयनिक बॉन्ड। आयन कौन कौन से बेटा, एक तो पॉजिटिव आयन और दूसरा नेगेटिव आयन, मतलब केटायन और दूसरा एनायन। तो जहाँ पर धन आयन और ऋण आयन के बीच में जो बॉन्ड पाया जाएगा उसको हम बोलेंगे आयनिक बॉन्ड। समझते हैं कैसे, लेकिन इसके लिए कुछ खासियत है। देखो कैसे, मैं क्या करता हूँ कि लिख दिया यहाँ पर A प्लस और यहाँ पर लिख लिया B माइनस। बताओ ये केटायन है ना बेटा, और ये एनायन है क्या? अच्छा, दोनों में चार्ज दिखाई दे रहा है, पॉजिटिव आयन नेगेटिव आयन, दोनों को आपस में मिला दो तो क्या बन जाएगा, AB। तो बन जाएगा ना बॉन्ड बेटा। तो ये जो बॉन्ड है उस बॉन्ड को हम लोग क्या नाम देंगे, आयनिक बॉन्ड। लेकिन हम इतना इजी नहीं समझने वाले होंगे। सबसे पहले हम समझते हैं यहाँ पर कि ये केटायन बना तो बना कैसे, ये एनायन बना तो बना कैसे। लेकिन उससे पहले हम लोग ये फॉर्म करने वाले हैं कि क्या कारण है कि एटम बॉन्ड फॉर्म करना पसंद करते हैं, मतलब वाई एटम फॉर्म बॉन्ड। तो पहले हेडिंग डाल के लिखो बेटा कि क्या कारण है कि एटम बॉन्ड फॉर्म करते हैं। नहीं, पहले इसको लिख लो, उसके बाद करते हैं आगे। ठीक है, इसको जाने से पहले मैं लिखवा लूंगा, उसके बाद इसको आयनिक बॉन्ड पढ़ाएंगे। फिर क्या क्वेश्चन लिखो बेटा, इसको थोड़ा बाद में एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं वाई एटम फॉर्म बॉन्ड ना, वाई एटम फॉर्म बॉन्ड। बेटा एटम क्यों बॉन्ड फॉर्म करते हैं, इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक लॉ दिया गया है। उस लॉ को हम बोलते हैं दैट इज ऑक्टेट लॉ, ऑक्टेट रूल्स या ऑक्टेट लॉ। ये ऑक्टेट रूल क्या बोलता है बेटा, या ऑक्टेट लॉ क्या बोलता है कि किसी भी एटम के बैलेंस सेल में, पहले समझो ऑक्टेट का मतलब है 8, ठीक है 8, तो यहाँ पर लिख लिए 8। ठीक है बेटा, इसका मतलब ये हुआ, ये बोलता है कि किसी भी एटम के बैलेंस सेल में ना, आउटर मोस्ट सेल में अगर 8 इलेक्ट्रॉन होंगे तो वो एटम स्टेबल होते हैं। दैट मीन्स ये कोई भी एटम अपने आप को स्टेबल करने के लिए बॉन्ड फॉर्म करते हैं। ठीक है ना, तो सबसे पहले हम ऑक्टेट रूल लिखेंगे। पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। तो क्या लिखोगे बेटा कि एटम अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए क्या फॉर्म करते हैं, बॉन्ड फॉर्म करते हैं। ऑक्टेट का क्या मतलब हुआ कि उसके बैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन्स होना चाहिए, 8। तो लिख लो आंसर, लिखो बेटा, लिखना एटम अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए बॉन्ड फॉर्म करते हैं। ओके बेटा, अर्थात इसके वैलेंस सेल में इसके वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। इसके वैलेंस सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ओके बेटा,
अच्छा, सबसे पहली बात ये कुछ चीज़ मैं तुम लोगों को पहले बता दिया हूँ, देखो कैसे। तो पहले ऑक्टेट रूल बता देते हैं और ऑक्टेट रूल के बाद हम लोग यहाँ पर और कुछ समझने वाले होंगे, देखना कैसे। ठीक है बेटा, सबसे पहले आपको बैलेंस सेल में पहले बता रखा हूँ कि होता कैसे। अभी कुछ तरह सीखते हैं, फिर बैलेंस इलेक्ट्रॉन सीखेंगे, उसके बाद आगे चलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर करते हैं दैट इज बैलेंस सेल। हेडिंग डालो बेटा, बैलेंस सेल। हालांकि इसको मैं एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर एक बार सिखा चुका हूँ, या इसी को हम लोग क्या नाम बोलते हैं बेटा, बताओ, याद है, आउटर मोस्ट सेल। बताओ ये किसको किसको पता नहीं है भाई, कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको पता नहीं है आउटर मोस्ट सेल के बारे में? उस दिन गलती सब सेंटर वाला की वीडियो रिकॉर्डिंग में होगा मेरे ख्याल से। सबको पता है? तो ना बताऊं, ना बताऊं, बताऊं कि नहीं? एस और नो? एस, एस वाले कितने, नो वाले कितने? नो वाले कोई नहीं, सब बता। अरे ऐसे मत किया करो भाई, बच्चों के साथ अत्याचार मत करा करो, टीचरों के साथ अत्याचार मत किया करो। अच्छा, बैलेंस सेल बेटा, देखो मैं क्या बोला था कि एटम में सबसे पहले किसी भी एटम का एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाओ। जैसे मैं कार्बन का बना रहा हूँ, ठीक है, एटॉमिक नंबर कितना है बेटा, 6। भरने का तरीका क्या था, एटम न्यूक्लियस था और यहाँ पास पहला ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स, 2। उसके बाद इसमें कितने बेटा, 4। बताओ ये सबसे बाहर दिखाई दे रहा है क्या? इसी सेल को हम लोग क्या बोला करते थे? इस आउटर मोस्ट सेल का नाम और क्या है? तो यही तो मैं बोल रहा हूँ मेरे बच्चों, दैट इज वैलेंस सेल। बहुत अच्छी बात है। अगर ये वैलेंस सेल है, इस वैलेंस सेल में जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बैलेंस इलेक्ट्रॉन। कितने हैं बेटा, 1 2 3 4। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि बताओ कार्बन का बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है, तो आप क्या बोलोगे, 4। कोनो प्रॉब्लम्स नहीं है? अच्छा, ये तो बचपन में सीखे थे ना, अभी हम उसका ट्रिक भी निकालने सिखाएंगे बैलेंस इलेक्ट्रॉन, टेंशन मत लो। अभी देखो इसको मैं थोड़ा रफ कर रहा हूँ। अच्छा, ये तो कर लोगे। आगे किसी भी और एलिमेंट का निकालते हैं, सोडियम का निकालता हूँ बेटा, तो सोडियम का। लेकिन अपने को क्या है ना कि बार बार हम एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाएंगे नहीं, हम कुछ ट्रिक मेथड भी देखते हैं जहाँ से निकाल पाएंगे। तो सबसे दूसरा एक और मेथड निकालने का, देखना कैसे बेटा। इसका सबसे पहले लिखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, जो मैं सिखा रखा हूँ। बताओ क्या हो कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 1s2, फिर 2s2 और यहाँ पर 2p2। इसमें देखो ये मेरा पहला ऑर्बिट है और ये मेरा दूसरा ऑर्बिट है, ठीक है ना बेटा। तो ये दोनों मेरा क्या होंगे, बैलेंस सेल, यही होगा ना। और इस बैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं, 4। इसका मतलब यहाँ भी बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे हैं, 4। अब मैं ऐसे नहीं बनाऊंगा, इससे निकालना सीखते हैं। सोडियम का निकालो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना, 1s2, फिर यहाँ पर 2s2, फिर 2p6, यहाँ पर 3s1। बताओ बेटा इसका बैलेंस सेल कौन होगा, सबसे हाईएस्ट नंबर वाले ना। हाईएस्ट कौन सा है, 3, यही है ना। अच्छा, तो ये मेरा क्या है, बैलेंस सेल, या क्या बोलते हैं और दूसरा नाम, आउटर मोस्ट सेल। इसका इलेक्ट्रॉन कितने दिखाई दे रहे हैं, 1। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 1। कोनो प्रॉब्लम्स, समझ जाओगे। अच्छा, क्या इसका जुगाड़ नहीं है क्या, बहुत जुगाड़ है, पहले इसे कॉपी करो फिर मैं बताता हूँ। अभी देखना सेकंडों के अंदर निकालना सिखा दिया हमने। बैलेंस इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट कर लिया है, अब इसका कोई ट्रिक है अपने पास, लेकिन उसके बाद हम आयनिक बॉन्ड को आसानी से समझ पाएंगे। लेकिन पहले बैलेंस इलेक्ट्रॉन का कैलकुलेशन देखते हैं। ये भी रिकॉर्डेड के अंदर में है, लेकिन दोबारा कर देंगे। तो यहाँ पर लिखो बेटा, कैलकुलेशन ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन, कैलकुलेशन ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन। इसमें करेंगे ट्रिक, ठीक है। और ट्रिक नंबर फर्स्ट है बेटा, देखना एकदम सेकंडों में निकाल दोगे। अभी सबसे पहला बोलते हैं बेटा, 4 S एंड P ब्लॉक एलिमेंट, P ब्लॉक S एंड D ब्लॉक एलिमेंट के लिए। किसके लिए बेटा, पहले S और D ब्लॉक के लिए, ठीक है ना। मतलब अगर S ब्लॉक का एलिमेंट है और या फिर D ब्लॉक का एलिमेंट है तो आप आसानी से निकाल पाओगे। कैसे, जरा देखना। तो ये बोलते हैं बेटा, एक ट्रिक्स है कि आप क्या करो, उसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स निकालना है। तो इसका जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, हमेशा उसके ग्रुप नंबर के बराबर होता है, ठीक है बेटा। ये इसका ट्रिक है। मतलब समझाता हूँ कैसे। जैसे अभी हम लोग निकाले थे सोडियम का, ठीक है ना। तो पहले निकालो, मैं निकालता हूँ बेटा 4 सोडियम। तो सोडियम का, इसका अगर मैं सॉल्यूशन निकालना चाहूँ तो बेटा उसे ग्रुप नंबर क्या है बेटा, फर्स्ट ग्रुप का है ना।
तो यहाँ पर क्या लिखो, इसका लिखो ग्रुप नंबर। तो ग्रुप नंबर कितना है, फर्स्ट। अब यहाँ पर निकालते हैं अपने पास ट्रिक। ट्रिक क्या है बेटा, बैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू क्या, ग्रुप नंबर। यही है ना फॉर्मूला बेटा। तो ग्रुप नंबर कितना है बेटा, 1। इसके जगह पे क्या रख सकता हूँ, तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा, 1। यही निकाले थे क्या? अच्छा, दूसरा और चलते हैं। जैसे, लेकिन ये कब अप्लाई होगा, जब वो एस ब्लॉक का हो या फिर डी ब्लॉक का। पी ब्लॉक के लिए दूसरा फॉर्मूला है भाई। आगे चलते हैं बेटा। जैसे अगर मुझे क्या करना है, दूसरा ट्रिक और निकाल लेते हैं। मैं निकालता हूँ मैग्नीशियम का, ठीक है, मैग्नीशियम का। तो पहले क्या निकालोगे बेटा, इसका ग्रुप नंबर। बताओ ग्रुप नंबर कितना है, सेकेंड ना। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है, ग्रुप नंबर। ग्रुप नंबर कितना है बेटा, 2। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 2। एक बार चेक करके देखें इतना आता है कि नहीं, करके देखें, आएगा इतना ही। तो मैग्नीशियम का 12 होता है ना बेटा। तो यहाँ पर लिखो 1s2, यहाँ पर 2s2, 2p6, यहाँ पर 3s2। ये मेरा बैलेंस सेल होगा ना। कितने इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं बेटा, 2। एग्जैक्ट आंसर है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं आएगा ना। इसीलिए मैं बोला था कि आप कुछ सेकंडों के अंदर निकाल दोगे। जैसे मैं तुमको बोल दूँ कि जिंक 12 ग्रुप का है, तो कितना आएगा बेटा, ग्रुप नंबर कहाँ है, 12 आएगा ना, डी ब्लॉक एलिमेंट है। अगर मैं स्केडियम 3rd बोलूँ तो 3 आएगा ना, कर लोगे, वेरी गुड। चलो कॉपी करो। अब आगे लिखो बेटा पी ब्लॉक के लिए। तो इसको मैं रफ करता हूँ, ट्रिक है उसके लिए, बहुत इजी ट्रिक्स है। अच्छा, आज नहीं पढ़ा पाएंगे ना लगता है। तो ट्रिक है बेटा सेकंड, किसके लिए भाई, फॉर पी ब्लॉक एलिमेंट। मेरे बच्चों देखो क्या करना है, इसका फॉर्मूला क्या बोलते हैं बेटा, अगर आपको इसका बैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालना है ना, तो क्या होगा, उसका ग्रुप नंबर लिख लो -10। ठीक है, ऐसे करना है बेटा, ये उसका ट्रिक है। जैसे आप पी ब्लॉक के कोई भी एलिमेंट बता दो। पी ब्लॉक स्टार्ट कहाँ से होता है भाई, ग्रुप नंबर 13 टू ग्रुप नंबर 18। ठीक है, तो पता चल रहा होगा 13 का होगा, 10 से माइनस कर दे, कितना आंसर आ जाएगा, 3। पर करके देखते हैं। ठीक है, जैसे मैं निकाल रहा हूँ बेटा एल्यूमिनियम। बताओ ग्रुप नंबर कौन सा है, 13 ना। तो यहाँ पर लिखो ग्रुप नंबर कितना बेटा, 30। तो बैलेंस इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू क्या है, ग्रुप नंबर। ग्रुप नंबर -10 ना। ग्रुप नंबर कितना है बेटा, 30। 13 - 10 कितना आ जाएगा, यहाँ पास आ जाएगा बेटा 3। निकाल के देखिए इतना आता है कि नहीं। एल्यूमिनियम का 13 ना एटॉमिक नंबर। तो एल्यूमिनियम का देखो कैसे, तो ये हो जाएगा बेटा 1s2, यहाँ पर 2s2, 2p6, यहाँ पर कितना 3s2 और यहाँ पर 3p1। ये मेरा बैलेंस सेल होगा ना बेटा। कितने इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहा है, सही है, एग्जैक्ट आंसर है। आप किसी का निकाल के देखो, मैंने ट्रिक बनाया होगा मतलब वो सही होगा, और मैं बता रहा हूँ तो पक्का सही होगा। फिर बात मानते हो ना, कर लोगे अब। अगर मैं बोलूँ 18 ग्रुप का कोई, जैसे नियॉन का कितना आएगा बेटा, नियॉन 18 ग्रुप का कितना आएगा, वाह कितना सेकंड लगा बताने में, 2 सेकंड। कॉपी